नमस्कार दोस्तों, जीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हर उपयोगी जानकारी और काम की खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जी हां, आपको बता दें, राजस्थान में विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के तुरंत बाद श्री राष्ट्र राजपूत कारिणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मेरी की हत्या पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इस मर्डर केस में पाकिस्तानी कनेक्शन भी सामने आ रहा। दावा किया जा रहा है कि सुखदेव सिंह गोगा मेरी की हत्या पाकिस्तान ने कराई है। उनको पाकिस्तान से लगातार जान से मारने की धमकी मिल रही थी। इस संबंध में उन्होंने राजस्थान पुलिस को पत्र लिखकर सुरक्षा की गुहार लगाई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा झंडा फहराने के बाद से ही वो पाकिस्तानी आतंकियों की आग के किरकिरी बने हुए थे। जानकारी के मुताबिक 15 अगस्त 2018 को सुखदेव सिंह गोगा मेरी ने कारिणी सेना के लोगों के साथ जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा झंडा फहराया था। इसके बाद से ही उनको धमकियां मिल रही थी। कारिणी सेना के एक नेता सुरेंद्र सिंह के मुताबिक सुखदेव सिंह दादा को पाकिस्तान से जान से मारने की धमकी मिली थी। मक्का की यात्रा करने वाले भारतीय तीर्थ यात्रियों के लिए सऊदी अरब अधिक सुविधाएं प्रदान कर रही है। सऊदी के हज और उम्रा मंत्री तौफीक बिन फौजान अल रबिया ने बुधवार को बताया कि पहल विशेष रूप से भारतीय तीर्थ यात्रियों की यात्रा और आरामदायक बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे विशेष रूप से स्वतंत्र उम्रा यात्रा पर जाने वाली महिलाओं को लाभ होगा। उम्रा वीजा को 90 दिनों तक बढ़ाने के साथ 4 दिन के ट्रांजिट वीजा को भी शुरू किया जा रहा है। पीटीआई से बात करते हुए अल रबिया ने कहा कि लैंगिक समानता को बढ़ावा देकर इसका उद्देश्य सभी यात्रियों के लिए अधिक पूर्ण और सुरक्षित तीर्थ यात्रा अनुभव सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि हज और उम्रा मंत्री के रूप में भारत को मेरी पहली आधिकारिक यात्रा उम्रा कलाकारों और अंगुतकों की सेवा के लिए सऊदी अरब की अटूट प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करने के लिए हमारे चल रहे प्रयासों में महत्वपूर्ण है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली जल बोर्ड का सीएजी ऑडिट करवाने के आदेश दिए हैं। केजरीवाल सरकार दिल्ली जल बोर्ड के पिछले 15 साल का सीएजी ऑडिट कराएगी। दिल्ली सरकार ने यह फैसला जल बोर्ड अनियमितताओं को लेकर उठ रहे सवालों के बीच लिया है। दिल्ली जल बोर्ड ने पिछले दिनों दिल्ली सरकार के वित्त विभाग से अपना पैसा मांगा था। वित्त विभाग ने यह पैसा जारी नहीं किया था और यह बात निकल कर आई थी कि जल बोर्ड ने इससे पहले जारी किए गए पैसे का हिसाब किताब या यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया है। दूसरी तरफ बीजेपी दिल्ली जल बोर्ड में घोटाले का आरोप लगा रही थी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से दिल्ली जल बोर्ड के रिकॉर्ड के ऑडिट का आदेश दिया गया ताकि यह पता लगाया जा सके कि कोई अनियमितताएं हुई है या नहीं। सीएम केजरीवाल ने पत्रकारों से कहा कि धन जारी नहीं होने की स्थिति में आगामी दिनों में दिल्ली में पानी और सीवेज संबंधी संकट पैदा हो सकता है। बिहार में शिक्षक भर्ती के पहले चरण की बहाली को अभी कुछ दिन भी नहीं हुए थे कि शिक्षकों ने इस्तीफा देने का सिलसिला शुरू हो गया है। दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा से पहले ही पहले चरण के 50 से ज्यादा शिक्षकों ने नौकरी छोड़ दी है। शिक्षक बहाली के बाद अलग अलग जिलों में शिक्षकों के इस्तीफा देने का सिलसिला जारी है। इस्तीफा देने वाले ज्यादातर नवनियुक्त शिक्षक उत्तर प्रदेश से आने वाले, हालांकि बिहार से आने वाले कई शिक्षकों ने भी इस्तीफा दे दिया है। अब तक जो आंकड़े सामने आए हैं उसके मुताबिक सबसे ज्यादा समस्तीपुर जिले में नवनियुक्त शिक्षकों ने इस्तीफा दिया है। समस्तीपुर जिले में अब तक 30 शिक्षक इस्तीफा दे चुके हैं। मुजफ्फरपुर में 17 नवनियुक्त शिक्षकों ने इस्तीफा दिया है, जबकि बेगूसराय में 4 और मधुबनी में 1 नियुक्त शिक्षक ने इस्तीफा दिया है। छत्तीसगढ़ के बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव ने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंप दिया है। वह विधायक बने रहेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में लोरमी सीट से अरुण साव विधायक चुने गए हैं। सीएम के दावेदारों में भी उनका नाम चल रहा। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी ने अपने कुल सांसदों को भी विधानसभा चुनाव में उतारा था, जिनमें से 12 सांसद ने जीत दर्ज कर ली है। वहीं छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने 4 सांसदों अरुण साव को लोरमी, रेणुका सिंह को भरतपुर, सोनरात गोमी साय को पत्थरगांव और विजय बघेल को पाटन से टिकट दिया था। इनमें से विजय बघेल को छोड़कर तीनों ने जीत हासिल की है। उधर केंद्रीय नेतृत्व की ओर से विधायक चुने गए नेताओं को सांसद के पद से इस्तीफा देने को कहा गया है। एक कर सभी ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है, जिनमें अरुण साव भी शामिल है। उमेश पाल और 2 सरकारी गनर के शूट आउट केस में माफिया अतीक अहमद के परिजनों को कोई राहत मिलती नहीं दिख रही। इलाहाबाद हाईकोर्ट में बुधवार को अतीक अहमद के बहनोई डॉक्टर अखलाक अहमद की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई है। इस केस में
अखलाक भी आरोपी है। कोर्ट में आज दोनों पक्षों की बहस पूरी नहीं हो सकी। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 15 दिसंबर की तारीख तय की है। इस मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार अपना जवाब दाखिल कर चुकी है। याची अधिवक्ता की ओर से भी जवाब दाखिल कर दिया गया है। अतीक की बहन आयशा नूरी का पति डॉक्टर अखलाक मेरठ के अब्दुल्लापुर के सरकारी अस्पताल में तैनात था। वह अतीक अहमद के काली कमाई के रख रखाव का प्रबंध करता था। गिरफ्तारी के बाद प्रयागराज जिला कोर्ट ने डॉक्टर अखलाक की जमानत अर्जी 23 अगस्त को खारिज कर दी थी। इसके बाद अखलाक ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी। उमेश पाल शूट आउट केस में पुलिस ने अखलाक अहमद को आरोपी बनाया है। इस केस में एक अन्य आरोपी और अतीक का करीबी कामकाज गुड्डू मुस्लिम मेरठ में डॉक्टर अखलाक अहमद के घर गया था। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने बुधवार को केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि देश के 81 करोड़ से ज्यादा लोगों को सरकारी अनाज का मोहताज बना देना न तो आजादी के बाद का सपना था और न ही संविधान बनाते समय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सोचा था। मायावती ने यह भी कहा कि हाल के 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम से ऐसा लगता है कि सरकारी अनाज के मोहताज बनाए गए यह दबे कुचले और उपेक्षित लोग अपनी बदहाली से खुश नहीं है। लेकिन क्या वे इतना साहस भी नहीं दिखा पा रहे कि चुनाव में अपना विरोध दर्ज कराकर सर्वजन हिताय सर्जन सुखाय की नीतियों पर चलने वाली सरकार चुनने का सार्थक प्रयास कर सके। पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने GNS न्यूज़ चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।